गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, द्रव्य, शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और इस सेकंड लेक्चर में आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो ब्लड के, रक्त के संगठित पदार्थ। कल के टॉपिक में जो हमने संगठित पदार्थ देखे थे, संगठित पदार्थ 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम समझने जा रहे हैं आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कोशिका। इसी का दूसरा नाम है रक्ताणु, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका, या इसी का दूसरा नाम है रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट्स। फेमस नाम इसका आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स है। अब इस आरबीसी के बारे में अगर हम बात करें, यहां से ये आरबीसी आकार में गोलाकार, वृत्ताकार या उभयावतल, आरबीसी का जो आकार है, लाल रक्त कोशिका का जो आकार है, वो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये या तो वृत्ताकार या उभयावतल। आकार वृत्ताकार या उभयावतल। तो यदि देखें हम आरबीसी को, तो आरबीसी का जो आकार आता है वो कैसा आता है, वृत्ताकार है या फिर उभयावतल। उभयावतल सीधी देखें, अगर इस तरह से देखें हम, तो ये वृत्ताकार आकार की है, और अगर साइड व्यू से देखें यदि, तो ये कैसी आती है, उभयावतल। ये साइड व्यू है, ये उभयावतल उसका कैसा व्यू है, साइड व्यू। तो साइड व्यू उसका उभयावतल है, और सीधा फ्रंट व्यू, ये जैसे हाथ का पंजा, ये सीधा देखें तो वृत्ताकार, और इधर से देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, उभयावतल। ये वाला उभयावतल और ये वाला वृत्ताकार। वैसे ये आरबीसी उभयावतल और ये वृत्ताकार। आगे बात कर आरबीसी में, सर्वाधिक, रक्त में सर्वाधिक है, 5 से लगाकर 5.5 मिलियन पर mm³। रक्त में सबसे ज्यादा जो कोशिका मिलती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में, वो कौन सी है, आरबीसी। संख्या देखो यहाँ पर, 5 से लगाकर 5.5 मिलियन प्रति mm³ ब्लड में। इतने ब्लड में इतनी आरबीसी पाई जाती है, 5.5, और ये सर्वाधिक है। इससे ज्यादा और कोई सी कोशिका रक्त में उपस्थित नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें आरबीसी से संबंधित, तो आरबीसी के अंदर लाल रंग का आयरन युक्त Fe2+ जटिल प्रोटीन, जिसको नाम दिया है हीमोग्लोबिन,
तो आरबीसी के अंदर लाल रंग का आयरन जिसमें उपस्थित है वो ऐसा जटिल प्रोटीन है कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये 2 पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड, और इन्हीं के बीच में लगा होता है यहाँ पर आयरन Fe। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। ये 2 अल्फा और 2 बीटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से निर्मित होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड से बना है, इसलिए ये प्रोटीन है। सरल प्रोटीन है कि जटिल है? जटिल है क्योंकि इसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन, और बीच बीच में क्या लगे हुए हैं? आयरन। तो हीमोग्लोबिन का इसी आयरन के कारण जो रंग हो जाता है वो कैसा होता है? लाल। हीमोग्लोबिन का रंग लाल, तो आरबीसी का रंग लाल। और आरबीसी का रंग लाल, तो सीधी सी बात करें रक्त का रंग भी हो गया है लाल। और चले आरबीसी में आगे देखें, यदि हम आरबीसी स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी, स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित। स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या है? अनुपस्थित। इनमें केंद्रक क्या है? अनुपस्थित। केंद्रक नहीं है। क्यों केंद्रक नहीं रखा गया इनके अंदर? इनके अंदर केंद्रक इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इन आरबीसी के अंदर भरा हुआ है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कैरी करता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, CO2 का भी करता है। गैसों का परिवहन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर भर के ले जाना है। तो अगर बड़ा सा केंद्रक रख देंगे तो फिर हीमोग्लोबिन की संख्या क्या हो जाएगी? कम। इससे ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचना क्या हो जाएगी? कम। इसीलिए इसमें से केंद्रक क्या कर दिया? अनुपस्थित। लेकिन केवल किन जीवों में? केवल और केवल स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जिनमें मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं और मादाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। जैसे गधा, गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य, ये सब क्या है? स्तनधारी। तो स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी में केंद्र क्या है? अनुपस्थित। उनमें केंद्र क्या हो गया है? अनुपस्थित। अब अगला पॉइंट की अगर बात करें तो 100 ml शुद्ध रक्त 100 ml शुद्ध रक्त में 12 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन की अभी हमने बात की, जटिल प्रोटीन है, आरबीसी के अंदर है। ये शुद्ध 100 ml रक्त के अंदर कितना मिलेगा हीमोग्लोबिन? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की क्या होगी? मात्रा। तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? शुद्ध रक्त के अंदर। अगला पॉइंट देखें यदि हम, आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा। ये है बोन्स, अस्थि। और इन अस्थियों के अंदर यहाँ होती है अस्थि मज्जा, ये जिसके अंदर भरा होता है अस्थि मज्जा। और ये लाल रंग का जो अंदर अस्थि के रखा हुआ है अस्थि मज्जा, इसी हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का क्या होता है? निर्माण। तो आरबीसी का निर्माण जो है
कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन ये किसमें होगा? तो ये वयस्क मनुष्य की बात चल रही है। वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होगा, जबकि बच्चों में यही जो निर्माण की प्रक्रिया है वह यकृत या लीवर में होती है। कहाँ होती है? यकृत या लीवर में। और वही आरबीसी का निर्माण अभी कहाँ चल रहा है? वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट। आरबीसी का संचय, प्लीहा के अंदर आरबीसी का संचय, रक्त का मिश्रण व आरबीसी का निस्यंदन, इसीलिए इसे कहा है आरबीसी प्लीहा। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लीहा जो आमाशय के नीचे पाई जाती है, और इस प्लीहा का कार्य है आरबीसी का संचय करना, रक्त का निस्यंदन फिल्ट्रेशन करना, आरबीसी का भी फिल्ट्रेशन करती है, और मुर्दा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो है वो मात्र 120 दिन है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का है? 120 दिन। तो इस 120 दिन के जीवन काल के बाद आरबीसी मुर्दा लाशों की तरह रक्त में रहेगी। तो उन लाशों को कब्रिस्तान में दफनाने का काम कौन करेगी? प्लीहा। प्लीहा कब्रिस्तान है, क्योंकि वहीं पर आरबीसी को दफनाया जाएगा फिल्टर करने के बाद। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कह दिया है हमने? प्लीहा। इसलिए प्लीहा को क्या नाम दिया है? आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का है? 120 दिन का इसका क्या है? जीवन काल। अब इसके कार्य की तरफ चलें। आरबीसी का जो कार्य है वो है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का परिवहन। मेनली O2 व CO2। तो आरबीसी का जो कार्य है वो क्या है? गैसों का परिवहन। O2 व CO2। O2 व CO2 का क्या करता है? ये परिवहन। तो गैसों का परिवहन करना ही किसका कार्य है? आरबीसी का। तो आरबीसी का क्या कार्य है? गैसों का परिवहन करना। O2 और CO2 दोनों को हीमोग्लोबिन लेकर जाता है, प्लाज्मा में भी जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर ब्रीथिंग इन, सॉरी, इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ ही चुके हैं O2 और CO2 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर में। उनका परिवहन जो गैसों का कौन करता है? आरबीसी तो गैसों का परिवहन करता है। आरबीसी और रक्त प्लाज्मा दोनों गैसों का क्या करता है? परिवहन। तो ये इसका कार्य हो गया। तो पहली कोशिका कंप्लीट हुई है हमारी, कौन सी? आरबीसी। चलो अगली कोशिका की तरफ चलें, वो है हमारी डब्ल्यूबीसी। अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कोशिका, या इसी को कहा गया है ल्यूकोसाइट्स।
श्वेत रक्त कोशिका, या इसी को क्या नाम दिया है, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रंगहीन है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित है, और हमने इसका नाम लिया है श्वेत रक्त कोशिका। सफेद बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन यह है कैसी, रंगहीन, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, अनुपस्थित। हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या है, अनुपस्थित। कैसी है ये, रंगहीन, रंगहीन है, और हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या है, अनुपस्थित। तो हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण इसका लाल रंग तो होगा नहीं, और ये रंगहीन ही, सफेद नहीं, पहली बात। दूसरी बात, केंद्रक उपस्थित। इस डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक क्या होगा, उपस्थित। आरबीसी के अंदर स्तनधारी में परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित। तीसरी काम की बात, संख्या। संख्या है 6000 से लगाकर 8000 प्रति mm³ ब्लड। संख्या तो कम ही है। संख्या तो अगर हम आरबीसी की देखें तो 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 मिलियन, 55 लाख कौन थे, आरबीसी। और यह सिर्फ हजार में है, 6 से 8000, वो 50 से 55 लाख। तो सर्वाधिक कौन था, आरबीसी। इस डब्ल्यूबीसी को हमने दो भागों में बांटा है, दो भाग देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने भागों में बांटा, इसको दो भागों में। एक है कणिकामयी, दूसरा है अकणिकामय। और ये है ए ग्रेन्युलोसाइट। कणिकामय और अकणिकामय दो भागों में इसको बांटा है। कणिकामय को पुनः तीन भागों में बांटा है। एक को हमने कहा है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, और तीसरा है इयोसिनोफिल्स। इधर हमने लिया है ए ग्रेन्युलोसाइट्स में दो, इधर है लिम्फोसाइट्स, और दूसरा है मोनोसाइट्स। प्रतिशत की अगर बात करें, न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%, इयोसिनोफिल्स 2 to 3%, लिम्फोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 6 to 8%। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को मैंने कितने भाग में बांटा है, दो। एक है कणिकामयी और दूसरा क्या है, अकणिकामयी। कणिकामयी का मतलब है जो केंद्रक है वो कण के रूप में होगा, इस तरह से।
मोतियों की माला जैसा केंद्रक होगा, कण के रूप में। केंद्रक में क्या हो गए इस तरह से कण, जैसे माला, माला में एक एक मोती, तो मोतीनुमा अगर माला है तो वो क्या होगा, कणिकामय। और अगर माला है और उसमें मोती नहीं है, सीधा सीधा धागा बंधा हुआ है, तो वो क्या है, अकणिकामय। तो एक केंद्रक हो तो अकणिकामय, और केंद्रक में इधर भी केंद्रक तो एक ही है लेकिन उसमें कण आ गए हैं, तो वो क्या हो गया है, कणिकामय। कणिकामय फिर पुनः कितने प्रकार की है, तीन, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स में डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक है, ये कोशिका कितनी है, 60 से 65%, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स। दूसरे नंबर पर बेसोफिल्स 0.5 से 1%, जो सबसे कम है। तीसरा है इओसिनोफिल्स, जो 2 से लगाकर 3% तक है। कौन, इओसिनोफिल्स। तो ये तीन की तीन जो है वो कहाँ आती है, कणिकामयी। ये नीट में बहुत फेमस प्रश्न है कि कणिकामयी में कौन सी कोशिकाएं हैं, तीन, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अकणिकामयी में दो कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8%, 6 से 8% कौन है, मोनोसाइट। इस तरह से इधर आया हमारा कणिकामय और इधर क्या है, अकणिकामय। अब हम इनको चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये डब्ल्यूबीसीओ के चित्र, जो कि कण कण कहाँ दिख रहे हैं, उन कणों को हम किसके माध्यम से देखने वाले हैं, चित्रों के माध्यम से। थोड़ा आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चित्र देख लेते हैं। चलो चित्र देख लेते हैं। ये यहाँ बना रहा हूं मैं अभी आरबीसी। ये जो आकार है किसका है, आरबीसी का। आरबीसी, ये जो मैंने बनाया है ये प्लेटलेट, ये है प्लेटलेट्स। यहाँ आकार के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, उसके बाद अगला है हमारा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का थोड़ा आकार बड़ा है। न्यूट्रोफिल्स, इसका भी आकार लगभग सेम है। बेसोफिल्स, इसका आकार थोड़ा छोटा है। अब केंद्रक की बात करें, इसमें हेडफोन जैसा केंद्रक है। यह है इओसिनोफिल्स। ये है न्यूट्रोफिल्स। तो ये है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक की बात करें, ये न्यूट्रोफिल्स और ये बेसोफिल्स। ये इस तरह का केंद्रक, ये बेसोफिल्स। इसमें दो केंद्रक, इसमें 5 केंद्रक, इसमें 3 केंद्रक। और
अब हम चलते हैं इसके बाद में, अगली हमारी है मोनोसाइट्स। सबसे बड़ा आकार किसका है? मोनोसाइट्स। ये है मोनोसाइट्स। केंद्रक इसमें कुछ इस प्रकार का है, सेम के बीज के आकार का केंद्रक। और अब हम चलते हैं लिम्फोसाइट्स। केंद्रक कुछ इस प्रकार है इनका। टी लिम्फोसाइट्स और इधर बी लिम्फोसाइट्स। तो इन पांचों जो ये कोशिकाएं बनाई है मैंने पांचों, इनको समझ लेते हैं। सबसे बड़े आकार की जो कोशिका यहाँ है वो कौन है? मोनोसाइट्स। तो ध्यान रखना है, इनके आकार का मैं सीक्वेंस डाल रहा हूँ। सबसे बड़े आकार की कौन है? मोनोसाइट्स। उससे छोटा आकार आपको इयोसिनोफिल्स का मिलेगा, उससे छोटा न्यूट्रोफिल्स, लगभग इन दोनों का बराबर है। चौथे नंबर पर आता है बेसोफिल्स, पांचवें नंबर पर आता है लिम्फोसाइट्स, छठे नंबर पर आता है आरबीसी और सातवें नंबर पर आता है प्लेटलेट। ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इनके सीक्वेंस से। बहुत इजी है यहाँ के सीक्वेंस। ये सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट, उससे छोटा इयोसिनोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे छोटा आकार किसका है? प्लेटलेट्स। रक्त में सबसे ज्यादा कोशिका कौन सी? चलो अब प्रतिशत के हिसाब से चले हम, तो कौन है सबसे ज्यादा? हमारी सबसे ज्यादा आरबीसी। फिर आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी पर, तो डब्ल्यूबीसी में अगर देखें तो न्यूट्रोफिल्स, उससे कम जो आता है लिम्फोसाइट्स। प्रतिशत देख लो यहाँ, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स और सबसे कम क्या है? बेसोफिल्स। सीक्वेंसिंग दोनों आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न के रूप में कि इनका सीक्वेंसिंग क्या है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। तो यहाँ ज्यादा कम वाला मैंने सीक्वेंसिंग आपको बता दिया है साथ के साथ। सबसे ज्यादा यहाँ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स है। और सबसे कम कौन है? तो वो है बेसोफिल्स। अब हम एक एक करके इन कोशिकाओं को समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स से। इसके बाद हम इनको एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे। तो कल मैं इनको एनसीईआरटी से, इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो क्या एनसीईआरटी में वैसा का वैसा ही है? बिल्कुल। तो उसको हम एनसीईआरटी से टेली करेंगे कल। कल के लेक्चर में मैं एनसीईआरटी को टेली करके बताऊंगा जो जो आज हमने पढ़ा है। चलो अगली स्लाइड जो हमारी है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स का आकार सबसे छोटा है, आरबीसी का आकार उससे थोड़ा बड़ा है। इयोसिनोफिल्स में केंद्रक के जो दाने हैं, कण है, वो 2 है। न्यूट्रोफिल्स में कण कितने हो गए हैं? 5। और बेसोफिल्स में कण की संख्या कितनी है? 3। इनके अंदर के चित्र के आकार भी याद रखना है। ये हेडफोन जैसा लगा होगा आपको, इयोसिनोफिल्स में दिखाई देगा। यहाँ दाने दाने से पूरा भर गया है, वो न्यूट्रोफिल्स। और इस तरह से डब्ल्यू जैसा दिखाई दे आपको, तो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मतलब आप समझ जाना कि डब्ल्यू जैसा दिखाई देगा। इस तरह से डब्ल्यू जैसा दिखाई दे तो आप समझ जाना वो कौन होगा? बेसोफिल्स। अगर सेम के बीज के आकार का केंद्रक दिखाई दे तो समझ जाना वो कौन सी कोशिका है? मोनोसाइट। और वैसे एक साइड में गोलाकार केंद्रक दिखे तो वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके इन कोशिकाओं की तरफ। सबसे पहले कोशिका है न्यूट्रोफिल। सर्वाधिक
केंद्रक में कण की संख्या 5 और कार्य रोगाणु का भक्षण फेगोसाइटोसिस। तो अभी जैसा मैंने बताया, रक्त में सर्वाधिक कौन होगा? न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%। केंद्रक की बात करें, रक्त में सर्वाधिक नहीं, डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक है 60 से 65%। रक्त में सर्वाधिक आरबीसी। केंद्रक में कण कितने होंगे? 5। और इस न्यूट्रोफिल्स का अगर हम कार्य देखें तो रोगाणु का ये क्या करती है? भक्षण। भक्षण मतलब सीधा का सीधा अंदर निगल जाती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है। और ये यहां पर रोगाणु आया है, तो इस रोगाणु को यहाँ भक्षण करेगी और सीधा का सीधा अंदर क्या कर जाएगी? निगल जाएगी। निगल जाएगी और उसको तहस नहस कर देगी। तो रोगाणु का सीधा क्या कर जाती है? भक्षण। राक्षस की तरह निगल जाती है, मारती नहीं है, निगल जाती है, निगल के उसको नष्ट कर देती है। ये कार्य किसका है? न्यूट्रोफिल्स का, जिसे हम कहते हैं भक्षण या फेगोसाइटोसिस। अंदर खा जाती है, निगल जाती है रोगाणु को। तो इन सारी की सारी डब्ल्यूबीसी में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो ये है कि सभी की सभी डब्ल्यूबीसी आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है आर्मी और पुलिस, वैसे ही हमारे शरीर के रक्त को सुरक्षा देना या शरीर को सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पुलिस या आर्मी है, और उसमें सर्वाधिक हमारे पास कौन है? न्यूट्रोफिल। यहाँ भी कार्य हमने देखा, भक्षण करना मतलब रोगाणु को, आतंकवादियों को, चोर उचक्कों को, गुंडे मवालियों को खत्म करना, जेल में डालना, यही काम ये कर रही है। रोगाणुओं को क्या कर रही है? भक्षण। कौन कर रही है भक्षण? न्यूट्रोफिल। तो इसका मुख्य कार्य है रोगाणु का भक्षण करना। फिर एक प्रश्न है आपसे कि यदि हमारे शरीर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अचानक बढ़ जाती है, इसका मतलब हमारे शरीर में क्या हुआ है? क्या वो मनुष्य स्वस्थ है? क्या वो मनुष्य बहुत तेज दौड़ रहा है? क्या वो मनुष्य बीमार हो गया है? क्या हो गया उस मनुष्य के साथ? तो इसका उत्तर है कि वो मनुष्य बीमार हो गया। और जब बीमार होता है, इसका मतलब रोगाणुओं का अटैक हुआ है, तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या रक्त में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ताकि उनको क्या कर सके? मार सके। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो ये न्यूट्रोफिल्स की बात थी। अगली कोशिका बेसोफिल। सबसे कम 0.5 से लगाकर 1%, सबसे कम है। और ये पदार्थ का करती है स्त्रावण। 3 प्रकार के पदार्थ का स्त्रावण करती है: हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये है वेसो डायलेटर, ये है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये
रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इसका कार्य देखें यदि हम, शोथकारी, इन्फ्लामेटरी, अभिक्रिया में सहायक। अब समझ लेते हैं बेसोफिल्स को। बेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो संख्या में जैसा यहाँ लिखा है सबसे क्या है, कम है, संख्या में सबसे कम है। केंद्रक की अगर बात करें इसमें केंद्रक, तो केंद्रक में जो कण होंगे बेसोफिल्स में, वो कण की संख्या कितनी है, 3। कण 3 है, संख्या सबसे कम है WBC की 0.5 से लगाकर 1%। और ये 3 प्रकार के पदार्थ इमरजेंसी सिचुएशन में स्रावित करती है। वो पदार्थ के नाम है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामाइन रक्त की रक्त वाहिनी की चौड़ाई बढ़ा देता है, वेसो डायलेटर है, चौड़ाई बढ़ाता है। सेरोटोनिन चौड़ाई कम कर देता है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। और हिपेरिन इन रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का थक्का ना जमे उसका ध्यान रखता है। क्योंकि हमको कट लग जाता है तो रक्त का थोड़ी देर में रक्त का थक्का जम जाता है, तो जब बाहर जम सकता है तो रक्त वाहिनियों में भी रक्त का थक्का जम सकता है, लेकिन नहीं, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। कौन रोकता है, हिपेरिन। हिस्टामाइन क्या है, वेसोडाइलेटर। सेरोटोनिन क्या है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और हिपेरिन क्या है, रक्त का थक्का रक्त वाहिनियों में जमने से क्या करता है, रोकता है। तो ये तीन पदार्थ का स्त्रावण कौन करता है, बेसोफिल। कार्य क्या है इसका, शोधकारी क्रियाओं में, अभिक्रियाओं में ये सहायता करता है। शोधकारी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या है, जब भी रोगाणु का हमारे शरीर पर अटैक होगा तो ये सूचना देना कि हमारे शरीर पर अटैक हुआ है, इसे कहा जाता है शोधकारी क्रियाओं में सहायता देना। जैसा आपकी पीठ पे अगर एक फोड़ा हो गया है, तो अगर उसमें दर्द ना हो, सूजन ना आए, लाल ना पड़े, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रोगाणु का अटैक हुआ है, नहीं। वहां दर्द होगा तो आपको महसूस होगा कि वहां फोड़ा हुआ, किसी से दिखवाओगे और फिर उसका क्या करवाओगे, ट्रीटमेंट। तो वो जो सारी इन्फ्लामेटरी की उसमें फोड़े में सूजन आई, लाल हुआ, दर्द हुआ, ये सब काम कौन करवाएगा, बेसोफिल। और इन सब क्रियाओं को एक साथ कहा जाता है शोधकारी क्रिया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इनको क्या दिया है नाम। तो ये काम किसका होगा, बेसोफिल्स का। क्या काम है बेसोफिल्स का, तो बेसोफिल्स का काम है शोधकारी, शरीर में कहीं भी रोगाणुओं का अटैक हो, केवल ये सूचना देती है आर्मी को। आर्मी तो हमारी कौन है, न्यूट्रोफिल्स मेन आर्मी। तो सूचना होना चाहिए, और वो सूचना देने का काम कौन करता है, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो है वो शोधकारी क्रियाओं में सहायता करता है। 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली कोशिकाओं को कल हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, और साथ ही साथ एनसीईआरटी से भी इसको हम टेली करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो हमने पढ़ा है क्या ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, क्या एनसीईआरटी में ही वही लिखा हुआ है, बिल्कुल वही का वही हम यहाँ समझ रहे हैं सरल शब्दों में, और कम समय में हम उन लेक्चर्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप बायोलॉजी को अच्छे से याद कर सकें कम समय में। थैंक यू सभी को।